बेटा कैसे हो आप लोग? रिवाइज कर रहे हो बेटा? अच्छा, चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये बेटा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरमीडिएट के लिए भी, नीट के लिए भी, और नीट में सिलेक्शन के बाद भी एमबीबीएस में भी आपको यही चैप्टर पढ़ना है ना बेटा, 5 साल, और डॉक्टर बनने के बाद भी आपको हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में ही सोचना है। तो ये तुम्हारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो बेटा हेल्थ के बारे में बहुत ही एशियन टाइम से काम कर रहा है, चल रहा है। बहुत पहले से अपने यहाँ आयुर्वेदा था, उससे पहले ग्रीक भी। तो हेल्थ क्या है इसके बारे में ग्रीक मेडिसिन्स और अपने यहाँ के आयुर्वेदाचार्यों ने बताया है। तो अकॉर्डिंग टू ग्रीक एंड इंडियन आयुर्वेदा जो हेल्थ है वो है गुड ह्यूमर। उन्होंने बताया कि अगर बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं, बॉडी फ्लूइड्स, वो अगर नॉर्मल हैं, वो अगर बैलेंस्ड हैं, तो इसका मतलब है वो बॉडी हेल्दी है। उस हाइपोथेसिस को कहा गया है गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, ठीक है। ह्यूमर का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड, ठीक है। ये अगर बैलेंस्ड है, ये अगर नॉर्मल है, तो बॉडी हेल्दी है। अगर ये जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, इनमें अगर बैलेंस में कोई चेंज हो गया, ये कम हो गए, ज़्यादा हो गए, इनका कंटेंट चेंज हो गया, तो ये सीधे हेल्थ को अफेक्ट करेंगे, ठीक है बेटा। जैसे मान लो ब्लड है, ब्लड की कमी हो गई तो वो हेल्थ को अफेक्ट करेगा। ब्लड में अधिक हो गया, WBC बढ़ गया कुछ, तो वो ल्यूकोमा हो जाएगा, फिर कैंसर हो जाएगा, है ना बेटा। म्यूकस बढ़ रहा है किसी को, नाक ज़्यादा आ रही है, सलाइवा ज़्यादा बन रहा है, आंसू ज़्यादा निकल रहे हैं, म्यूकस, कोई एंजाइम ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, कोई हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होने लगा, कोई हार्मोन कम सिक्रीट होने लगा। पूरा जो तुम्हारी बॉडी फ्लूइड है उसमें अगर ज़रा भी चेंज हुआ तो वो सीधे तुम्हारे हेल्थ को अफेक्ट करेगा। इन्होंने बारीकी से इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, और फिर एक हाइपोथेसिस दी जिसको कहा गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, ठीक है। यानी कि बॉडी फ्लूइड अगर बैलेंस है, तो अगर बॉडी फ्लूइड में कोई इम्बैलेंस होता है, इम्बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड अफेक्ट हेल्थ। अब वो किसी वजह से हो, किसी माइक्रोब की वजह से हो, इंटरनल रीजन्स की वजह से हो, एक्सटर्नल रीजन की वजह से हो, लेकिन अगर बॉडी फ्लूइड में इम्बैलेंस हुआ है तो वो आपकी हेल्थ को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। और ये है अकॉर्डिंग टू किसके बेटा, अकॉर्डिंग टू ग्रीक एंड इंडियन आयुर्वेदा। ग्रीक एंड इंडियन आयुर्वेदा ने ये हाइपोथेसिस दी है। इसका एक एग्जाम्पल उन्होंने बताया है ब्लैक बाइल डिजीज़। ब्लैक बाइल डिजीज़, ब्लैक बाइल डिजीज़ क्या है? इन्होंने बताया कि जब कभी ब्लैक बाइल में इम्बैलेंस हो जाता है, जब ब्लैक बाइल क्या है, एक फ्लूइड है। उस समय बेटा पुराने समय में किडनी के सिक्रीशन को ब्लैक बाइल कहा जाता था। अब तो नहीं है, खैर वो अब ये हाइपोथेसिस नहीं है ब्लैक बाइल वाली। किडनी में से रेनिन है, एक रेनिन आपने सुना है, वहाँ से निकलता है, कहाँ से? हेपेटिक सेल से, सॉरी हेपेटिक सेल नहीं, गैस्ट्रिक सेल से, स्टमक से निकलता है ना बेटा रेनिन। वो एक एंजाइम है कि जो केसीन का डाइजेशन करता है। मिल्क में जो प्रोटीन होती है, मिल्क प्रोटीन केसीन, जिसका डाइजेशन करने के लिए एंजाइम निकलता है रेनिन। और एक रेनिन हार्मोन भी होता है जो किडनी से निकलता है, एंजियोटेंसिन करता है, पढ़ा ना बेटा, है ना। वो उसकी स्पेलिंग RENN होता है, उसमें RENIN होता है ना, रेनिन। तो ये तो स्पेलिंग में थोड़ा सा अलग है। वो रेनिन एक एंजाइम है, और वो रेनिन जो किडनी से निकलता है वो एक हार्मोन है। ऐसे कई सिक्रीशंस किडनी से भी निकलते हैं। तो उन सबको मिला करके ब्लैक बाइल कहा जाता था। उसमें देखा गया जब कोई इम्बैलेंस हो जाता है तो एक डिजीज होती है जिसको ब्लैक बाइल डिजीज कहते हैं। इसमें 2 चीज़ें होती थी। इसमें जो ऐसा पर्सन जिसमें ये ब्लैक बाइल इम्बैलेंस हो गया है
जिसका जो बैलेंस नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, तो उसमें क्या होगा, उस आदमी को फीवर रहता है, ठीक है। और फीवर रहने के साथ साथ ऐसा जो पर्सन है वो फीवर भी रहेगा प्लस हॉट पर्सनालिटी वाला होगा। कैसा होगा बेटा? हार्ड पर्सनालिटी वाला होगा। हार्ड पर्सनालिटी मतलब वैसे नहीं, हार्ड पर्सनालिटी मतलब टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, साथ में वो एग्रेसिव होगा, जरा सी बात पे गुस्सा आ जाना, उसी को तो हॉट शॉर्ट टेम्पर्ड या हार्ड पर्सनालिटी वाला, ठीक है। हार्ट मतलब वो मत समझो दीपिका पादुकोण वाला हार्ट, ठीक है। हार्ट है शॉर्ट टेम्पर्ड, है ना बेटा। एग्रेसिव लिख दे, है ना, एग्रेसिव, उनमें एग्रेसिवनेस होती है उस पर्सन में, वो पर्सन या फिर ये कहें कि वो पर्सन एग्रेसिव होता है, ठीक है। जिसमें कि ब्लैक बाइल इम्बैलेंस है, ठीक है। वो उसको फीवर रहेगा और साथ साथ में वो हार्ड पर्सनालिटी वाला होगा, एग्रेसिव होगा। देखा गया जिन जिन के फीवर हुआ इस वजह से वो सभी गुस्से वाले होते थे, ठीक है। तो ये एक हाइपोथेसिस दी गई। इसके बाद में एक साइंटिस्ट आया बेटा, विलियम हार्वे। जो वही विलियम हार्वे हैं बेटा जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किया था। इन्होंने क्या किया था? ब्लड सर्कुलेशन को क्या किया था बेटा? ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर्ड किया था इन्होंने बेटा देखा, इन्होंने कुछ ऐसे लोगों का टेम्परेचर चेक किया, मेज़र किया, जो हॉट पर्सनालिटी वाले थे, जो ज़्यादा गुस्से वाले थे। उनको उन्होंने एक एक करके सबको उनका टेम्परेचर जब इन्होंने मेज़र किया तो देखा कि वो सब ज़्यादातर जो थे वो नॉर्मल टेम्परेचर वाले निकले। एग्रेसिव थे लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर वाले थे। इसलिए इन्होंने ब्लैक बाइल थ्योरी को इन्होंने डिस्प्रूव किया। तो ये ऐसे साइंटिस्ट थे विलियम हार्वे। ही डिस्प्रूव्ड दिस थ्योरी कौन सी? ये ब्लैक बाइल थ्योरी या ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। दिस हाइपोथेसिस बाय demonstrating normal temperature of aggressive persons. Normal temperature in aggressive people. उन्होंने एग्रेसिव पीपल्स का टेम्परेचर मेज़र किया और फिर देखा कि नॉर्मल है, तो उन्होंने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि नॉर्मल टेम्परेचर है एग्रेसिव पर्सन का। इसलिए ये थ्योरी जो है हर जगह पर सही नहीं है, ठीक है। ये रेज करें बेटा। अब बेटा हेल्थ क्या है? एक्चुअली हेल्थ है क्या? एंड हु गेव एक्चुअल डिफिनेशन ऑफ हेल्थ, जो कि आज हम लोग पढ़ते हैं। हु गेव डिफिनेशन ऑफ हेल्थ? तो हु गेव, हु माने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अरे WHO ना बेटा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अब देखो हमने W उधर लिख दिया, तुम लोगों के हंसने भर का हो गया ना बेटा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पता ना बेटा, उसने डिफिनेशन दी है। क्या कहा है इसने? हु का मतलब क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन ने डिफिनेशन दी है कि हेल्थ is not only absence of disease but health is the state of
कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, ये डिफिनेशन दी है। हेल्थ इज नॉट absence of disease, health is not just या only absence of disease, but it is the complete state of physical, mental and social well-being, ठीक है। it is the state, health is the state of complete physical, mental and social well-being। अगर हेल्थ क्या है, हेल्दी पर्सन को आप देखोगे तो वो फिजिकली भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए और सोशली भी फिट होना चाहिए। फिजिकली का मतलब है उसके बॉडी के सभी आर्गन्स प्रॉपरली काम कर रहे हो, उसका बॉडी फ्लूइड बैलेंस्ड हो, ठीक है, सभी आर्गन काम करेंगे, सभी सेल्स नॉर्मली काम करेंगी, तो वो फिजिकली हेल्दी है। अब उसका ब्रेन भी ठीक होना चाहिए। अब मान लो अब आदमी देखने में तो फिट है, लेकिन वो उसे कुछ याद ही नहीं हो रहा है, वो भूल जा रहा है, कोई अब पता चले आपको भी नहीं देखा, फिर बाद में आपको भी नहीं पहचान रहा है, तो मेंटल डिसऑर्डर है कि नहीं। तो ऐसा आदमी अगर वो केवल फिजिकली फिट है, अगर ब्रेन से कुछ याद नहीं कर पा रहा है, कुछ सोच नहीं कर पा रहा है, कोई चैलेंज नहीं सॉल्व कर पा रहा है, तो वो फिर मेंटली फिट नहीं है ना। अब सोशल का मतलब है कि जो बिहेवियर कैसा उसका, सोशली समाज में लोगों से मिलने का तरीका, लोगों से बात। अब कोई क्या है कि बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाए, बात बात पे गुस्सा हो जाए, लड़ पड़े, झगड़ा लो, तो इसका मतलब वो फिर सोशली फिट नहीं है, उसकी सोशल हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक है। हर बात पे झगड़ा कर देना, एक नॉर्मल बिहेवियर सोशल में अपने आसपास के लोगों के साथ, ये भी क्या है, एक सोशल हेल्थ है, ठीक है। या कोई बहुत हंसने वाला आदमी, बात छोटी बात हंसी बहुत, है ना, तो ये भी एक सोशली हेल्दी नहीं है वो व्यक्ति, है ना बेटा। तो ये भी एक बैलेंस है, सोशल लेवल पर भी आपको क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, तो वो हेल्थ है, ठीक है। तो ये बहुत सोच समझ के डिफिनेशन दी गई है कि फिजिकली, मेंटली और सोशली अगर वेल बीइंग है, वेल मतलब ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, तो वो व्यक्ति क्या है, हेल्दी है, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब वो कौन सी चीज़ें हैं बेटा जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमारी हेल्थ मेंटेन हो सकती है, ठीक है बेटा। तो हेल्थ बेटा किससे मेंटेन हो सकती है, मैं एक लाइन मिटा रहा हूँ यहाँ की। हेल्थ बेटा किससे मेंटेन हो सकती है, हेल्थ मेंटेन्ड बाय, तो हेल्थ मेंटेन होगी बेटा, पहली चीज है कि आपको बैलेंस्ड डाइट लेनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। कैसी डाइट लेनी पड़ेगी, बैलेंस्ड का मतलब है कि उसमें हर एक न्यूट्रिएंट्स हो, उसमें प्रोटीन भी हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, उसमें लिपिड भी हो, उसमें विटामिन्स भी हो, ठीक है। आप चावल ही चावल खाते जा रहे हैं, तो उसमें जो आप रोटी नहीं खा रहे हैं, दूध नहीं पी रहे हैं, फ्रूट नहीं खा रहे हैं, तो उनसे मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिलेंगे, तो वो आप भले ही पेट भर के खा रहे हैं, लेकिन वो कंप्लीट फूड नहीं है, ठीक है, बैलेंस्ड फूड नहीं है। आप अगर प्रोटीन खा रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट या लिपिड की कमी से आपको कुछ डिजीज़ हो सकती है, या अगर आप फैट ज़्यादा खा रहे हैं तो उसके ज़्यादा की वजह से भी कुछ समस्याएं, और प्लस प्रोटीन जो नहीं ले रहे हैं तो उसकी कमी से कुछ डिजीज़ हो सकती है, तो वो बैलेंस डाइट नहीं है। बैलेंस में कंपोनेंट के हिसाब से भी बैलेंस होना चाहिए और अमाउंट के हिसाब से बैलेंस होना चाहिए, जितना खाना है उतना, तो अगर खाते चले गए तो भूल ही गए कितना कहाँ रुकना है, तो वो भी आपको प्रॉब्लम करेगी। और अगर खा के आपने प्रॉपर अमाउंट नहीं लिया है फूड का, तो भी प्रॉब्लम होगी। तो बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है, बैलेंस डाइट, ठीक है। दूसरा रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए बेटा। और ये एक्सरसाइज के में ये भी देखना है बेटा कि एक्सरसाइज बहुत नहीं करना है, कि ना करो और एक दिन उठो और एक्सरसाइज करते रहो 2-2 घंटे तक, है ना, इससे हेल्थ आपकी बनने के बजाय ख़राब हो जाएगी। रेगुलर हेल्थ करनी, थोड़ी एक्सरसाइज करनी, ठीक है, अपने क्षमता के हिसाब से,
बहुत नहीं करनी है, और एक्सरसाइज का एब्सेंस भी नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज होनी चाहिए, थोड़ी होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है बेटा, पर्सनल हाइजीन भी बेटा होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये। पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, स्वच्छता, साफ सफाई, खाने पीना और एक्सरसाइज तो ठीक है, लेकिन पता चला नहाएंगे अब मकर संक्रांति वाले दिन, है ना, तो फिर आपको इन्फेक्शंस होने का चांस है ना, इन्फेक्शंस हो जाएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया, अगर आप रोज़ नहा रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो जो माइक्रोब्स वगैरह हैं वो आपसे साफ़ होते रहेंगे, हटते रहेंगे, आपकी बॉडी से एक्यूमुलेट नहीं हो पाएंगे। अगर आप नहीं हाइजीनिक रख रहे हैं तो फिर आपको इन्फेक्शंस का खतरा है, और इन्फेक्शन हो गया तो फिर डिजीज़ हो जाएगी, है ना बेटा। तो डिजीज़ मेंटेन होती है पर्सनल हाइजीन से। व्यक्तिगत साफ सफाई, व्यक्तिगत मतलब आप घर साफ रख रहे हैं, मोहल्ला साफ रख रहे हैं, लेकिन खुद नहीं नहा रहे हैं, ब्रश नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो समस्याएं फिर आपको डिजीज़ ला के देंगी आपको, है ना बेटा। चौथा है बेटा योगा। योगा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज और योगा में थोड़ा डिफरेंस है, योगा को एक्सरसाइज में समझ लेना। योगा में आपको मेंटली और फिजिकली दोनों एक्सरसाइज हो जाते हैं, और दोनों तरह से आपको फिटनेस मिलती है। आप ध्यान लगा के बैठ जाएं, हाथ पैर ना धुलाएं, वो भी एक योगा है, ठीक है। सुबह सुबह सूर्य नमस्कार कर रहे हैं आप, सूर्य के प्रेजेंस, सनलाइट के प्रेजेंस में वो, और वो एक टाइप एक्सरसाइज भी है, उसका आध्यात्मिक पर्पज़ भी है और साइंटिफिक पर्पज़ भी है ना, दोनों तरह से आप वो कर सकते हैं। तो उसमें आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फिटनेस आपको प्रोवाइड करता है योगा, और बहुत पुराने समय से चला रहा योगा, है ना बेटा, बहुत ही इमेमोरियल पीरियड से योगा चला जा रहा है, और कई देशों में आज तो बहुत ज़्यादा लोग इसको फॉलो कर रहे हैं योगा को, ना बेटा, जिससे आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी, ठीक है। अच्छा, तो ये हुआ हेल्थ मेंटेन्ड बाय। अब हम देखेंगे हेल्थ अफेक्टेड बाय। किन चीज़ों से हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है, किन चीज़ों से, वो देखते हैं। पहली चीज़ बेटा आपका लाइफस्टाइल। जो लाइफस्टाइल है बेटा, ये काफ़ी हद तक आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा। पता चला आप बहुत देर में सो रहे हैं और बहुत देर तक सो रहे हैं, अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड जो कहा गया था बेटा, उस हेल्थ के लिए ठीक है। आप समय से सो जाएं और सुबह आप जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठेंगे तो आप कुछ एक्सरसाइज भी कर पाएंगे, ठीक से आप डाइट भी ले पाएंगे और साफ़ सफाई भी कर पाएंगे, है ना। तो वो लाइफ स्टाइल में आता है। एक्सरसाइज भी हम अलग से नहीं लिखेंगे, एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं वो भी लाइफ स्टाइल में ही आ जाएगा। लाइफ स्टाइल में आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सब आपकी लाइफ स्टाइल में आ जाएगा। कुछ तो हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज़ है जी, जैसे कि डायबिटीज़ है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस तो है ही है, साथ में एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। आप मिठाई ज़्यादा खा रहे हैं और वर्क नहीं कर रहे हैं, जो कार्बोहाइड्रेट आप कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन वो खर्च नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो आपको डायबिटीज़ काज करेगा, है ना, वो चीज़ें, तो वो लाइफ स्टाइल डिजीज़ में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा आप ड्रग्स माने दवाएं, अल्कोहल, सिगरेट, मसाला, कमला, और क्या कहते हैं, अरे वो अजय देवगन जिसका बहुत प्रचार करता है, दुष्प्रचार, मतलब प्रचार नहीं कहेंगे, दुष्प्रचार, अजय देवगन साहब क्या बोलते हैं बेटा, वो जुबान केसरी, ये सब बड़े बड़े एक्टर हैं, आप लोगों को गुमराह करने के लिए पैसे के लालच में ये नौजवानों को इन सब चीज़ों को खाने की सलाह देते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं खाना, वो हेल्थ के लिए तुम्हें इफेक्ट करेगा, ठीक है बेटा, है ना बेटा। तो ड्रग्स, अल्कोहल, और वो जब वो धूम्रपान वगैरह, गुटखा, मसाला, बीड़ी, सिगरेट, वो सब आपकी हेल्थ को सीधे इफेक्ट करेगा, उनसे दूर रहना है अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो, है ना। और कुछ चीज़ें हैं बेटा जो अपने हाथ में नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर, तो इसमें हम कर भी क्या सकते हैं, हालांकि अब जेनेटिक इंजीनियरिंग है, वो तो खैर बात की बात है, लेकिन ये चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर देते हैं। तो लाइफस्टाइल बेटा हमारे हाथ में है, हम जल्दी उठें,
प्रॉपर नींद लें। जल्दी उठने का मतलब ये नहीं कि हम देर में सोएं तब भी जल्दी उठें, नींद प्रॉपर लेना बहुत ज़रूरी है। आपका ब्रेन जब रेस्ट नहीं कर पाएगा बेटा, न्यूरॉन रेस्टलेस हो जाएंगे, तो फिर आपको फिर कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी जो आपको विच लीड्स टू डिजीज़, ठीक है। बट आप नींद प्रॉपर लें, जितनी चाहिए उतनी, साउंड आप स्लीप लें एकदम, ठीक है, और कोशिश करें जल्दी सो के जल्दी उठें। दूसरा, प्रॉपर डाइट लें, ये भी लाइफ स्टाइल का पार्ट है। प्रॉपर डाइट लें आप, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर योगा करें, तो ये आपकी लाइफ स्टाइल में। दूसरा, ड्रग से दूर रहें, एल्कोहल ना लें, गुटखा पान मसाला बीड़ी सिगरेट तंबाकू ये सब ना खाएं, ठीक है। और इसको तो खैर हम कुछ कर नहीं सकते हैं ना बेटा, जेनेटिक इंजीनियर जो कि पेरेंट्स से जो जीन्स की वजह से जो डिजीज़ हो रही हैं वो तो खैर होंगी, उसके सिम्टमेटिक क्योर हो सकते हैं, लेकिन ये डिजीज़ ना हो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना, ये हमारे हाथ में नहीं है ना बेटा, ठीक है। तो ये बेटा कुछ चीज़ें हैं जो हेल्थ को मेंटेन रख रही हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये वो सब दोनों फैक्टर आपको याद रखना, ठीक है बेटा। ऐसे क्वेश्चन तो खैर ज़्यादा पूछे नहीं जाते, लेकिन अगर पूछे जाएंगे तो स्टेटमेंट में पूछे जाएंगे। स्टेटमेंट 2-3 दिए होंगे, उसमें से आपको पहचानना होगा। तो ये हेल्थ में मेंटेन में भी 3-4 स्टेटमेंट दिए होंगे, उसमें से एक आध गलत दिया होगा, है ना। या अगर ऑप्शन में है तो ऑल ऑफ अबव आपको ऐसे क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया था कि जिसमें ऑल ऑफ अबव सही होता है ना, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना सभी स्टेटमेंट ना बेटा। बेटा हेल्थ का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ, अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो क्या कोई फ़ायदा है इससे? क्या फ़ायदा है बेटा? हेल्थ अच्छी होने से क्या फ़ायदा है? पहली बात तो ये है कि हेल्थ अच्छी होगी तो लॉन्गेटिविटी होगी। लॉन्गेटिविटी होगी मतलब यू में लिव लॉन्ग, आपकी लाइफ ज़्यादा लंबी होगी। पता चला आपको 80 साल जीना है तो आप 80 साल जी सकते हैं। अगर आप बीमारियों से घिर जाएंगे तो पता चला 50 साल में ही आपको मौत नज़र आने लगेगी सामने, है ना बेटा। तो आप लॉन्गेटिविटी होगी, लाइफ इंक्रीज होगी, है ना, लाइफ स्पैन वो आपका सही रहेगा, जितना है उतना आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। दूसरा, परफॉर्मेंस आपका बढ़ जाएगा ना बेटा, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, आपकी हेल्थ से ही आप काम ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। कोई भी काम आप कर रहे हो, परफॉर्मेंस मतलब जो भी काम परफॉर्म कर रहे हो उसमें आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं तो परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो परफॉर्मेंस कम हो जाएगा तो बेटा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा बेटा? प्रोडक्शन। और अगर आप हेल्थ आपकी ठीक है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बेटा? किसका प्रोडक्शन? जो भी आप काम कर रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा पढ़ पाएंगे। हम अगर पढ़ा रहे हैं तो हेल्थ ठीक है तो ज़्यादा पढ़ा पाएंगे, हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे, तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। तो तुम्हें जो प्रोडक्ट क्या है, तुम्हें अच्छे मार्क्स या सिलेक्शन जो भी है तो वो आपका प्रोडक्ट कम हो जाएगा अगर आपकी हेल्थ कम है तो। प्रोडक्शन चाइल्ड के केस में भी है, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक नहीं है तो आपके प्रोजनी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। कोई भी स्पीसीज हो, कोई भी एनिमल हो, हम ह्यूमन की ही बात करें या अदर की भी बात करें, जो एनिमल खुद हेल्दी नहीं होगा तो वो यंग वंस को कैसे प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है। तो हम जो भी काम कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन भी और प्रोजनी का प्रोडक्शन भी दोनों तरह से देखें तब भी प्रोडक्शन तभी होगा जब हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है बेटा। और भी वैसे तो बहुत से फ़ायदे हैं, हेल्थ के सभी फ़ायदे हैं, लेकिन और देखें तो ये जो डिक्रीज रेट ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी, बहुत सी महिलाओं की प्रेगनेंसी पीरियड में डेथ हो जाती है या पार्चुरेशन के टाइम पे डेथ हो जाती है, वो तब होगी जब हेल्थ ठीक नहीं होगी। हेल्थ अगर सही है, हेल्दी वुमेन है तो मैटरनल मॉर्टेलिटी बोलते हैं उसको, जिस फीमेल की डेथ प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है या पार्चुरेशन के टाइम पे होती है तो उसको हम मैटरनल मॉर्टेलिटी बोलते हैं, तो वो डिक्रीज होगी ना बेटा। इसके अलावा एंड इन्फेंट
डेथ, ये भी डिक्रीज होगी। डिक्रीज रेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी या इन्फेंट मोर्टेलिटी, डेथ लिखें या मोर्टेलिटी लिखें, दोनों एक ही बात है ना बेटा, क्लियर है। तो ये बेटा बेनिफिट है, लॉन्गेटिविटी बढ़ेगी, लाइफ लॉन्ग होगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिक्रीज रेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट मतलब बच्चे छोटे, मदर भी सेफ रहेगी अगर हेल्दी है तो, और वो हेल्दी बच्चे को जन्म दे पाएगी, बच्चा भी हेल्दी रहेगा। कभी कभी क्या होता है किसी किसी समय पे जब डिजीज़ ज़्यादा होती हैं या किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो बच्चे इन्फेंट ज़्यादा उनकी डेथ होती है, बच्चों की मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा हो जाती है। तो अगर वहाँ पे वो उस एरिया का पॉल्यूशन हो या जो भी रीजन है ना, तो वहाँ पर अगर हेल्थ कमज़ोर हो जाती है तो मैटरनल डेथ भी होती है और इन्फेंट डेथ भी ज़्यादा होती है। तो हेल्थ ठीक है तो ये चीज़ें डिक्रीज़ होंगी, ठीक है। डिक्रीज, इंक्रीज मत कह देना, फिर उल्टा हो जाएगा। हम हेल्थ की बेनिफिट की बात कर रहे हैं। अभी बेटा इस चैप्टर में हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, है ना। उसके बाद जब टर्मिनोलॉजी हम पढ़ लेंगे उसके बाद हम चैप्टर में डीप में जाएंगे। चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना भी है। तो पहले हम इसकी टर्मिनोलॉजी समझते चले। ये सब हम जो देख रहे हैं ये टर्मिनोलॉजी है, हेल्थ क्या है, डिजीज क्या है ना बेटा। डिजीज क्या है बेटा, बीमारी, बहुत बढ़िया। डिजीज का मतलब है बेटा डिस्कम्फर्ट। देखो ये वर्ड जो बना हुआ है, इस वर्ड को ध्यान से देखो बेटा, ये डिस प्लस ईज, दो ईज का मतलब होता है ईज, इजी मतलब आसान सरल, कंफर्ट, तो इजी का मतलब है, ईज का मतलब है बेटा कंफर्ट, और डिस का मतलब है अपोजिट, डिसऑनेस्ट, डिसेबल, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस। तो ये डिस का मतलब है अपोजिट, तो ये हो जाएगा डिसकम्फर्ट, ठीक है। मतलब क्या होगा कि जब हमारे बॉडी में कोई आर्गन ठीक से काम नहीं कर पा रहा होगा नॉर्मली जैसा उसको करना चाहिए, या बॉडी में कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ है, तो वो सब कुल मिला करके एक डिजीज़ उसको कहेंगे, है ना बेटा। तो डिजीज़ का सीधा सीधा मतलब अगर सरल आसान भाषा में समझें तो वो होता है डिस्कम्फर्ट, ठीक है। तो डिजीज़ का मतलब ये है डिस्कम्फर्ट, डिस प्लस ईज, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, डिस प्लस ईज, हम इसको यहीं पे लिखे दे रहे हैं डिस्कम्फर्ट, ठीक है। तो फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गन या मोर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम इज अफेक्टेड along with या accompanied by any या some symptoms and sign is called disease। माल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गन, माल फंक्शनिंग मतलब हमने भी फंक्शनिंग लिखा, केवल ऐसे भी लिख सकते हैं, माल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड मोर ऑर्गन्स accompanied विद सम साइन एंड सिम्टम्स इज कॉल्ड डिजीज। या अगर कोई किसी ऑर्गन या ऑर्गन की सिस्टम की या एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन की फंक्शनिंग इफेक्ट हो जाए और साथ में कुछ सिम्टम और साइन भी प्रोड्यूस हो, उसको हम बोलेंगे डिजीज़, ठीक है बेटा, क्लियर है ना। कुछ एक्यूट डिजीजेज होती हैं और कुछ क्रॉनिक डिजीज होती हैं। एक्यूट डिजीजेज वो होती है बेटा जो कि
तुरंत जिनका असर दिखाई पड़ता है, कम समय के लिए होती हैं और ठीक हो जाती हैं। जैसे बुखार है, कॉमन कोल्ड है, ऐसी जो डिजीज होती हैं, बुखार तो खैर इम्यूनिटी का पार्ट है, लेकिन ऐसे कुछ छोटी मोटी डिजीज होती हैं जिसमें फीवर आता है, ठीक है, और फिर वो ठीक हो जाता है, तो वो एक्यूट डिजीज होती है। कुछ डिजीज क्रॉनिक होती है, जो मतलब जिनके सिम्टम्स तुरंत दिखाई नहीं पड़ते, तुरंत पता नहीं चलता, वो डिजीज आती हैं और बहुत देर में जाती हैं, कभी कभी तो आदमी के साथ जाती हैं, है ना, जीवन बीमा की तरह, आदमी के साथ भी आदमी के बाद भी, ठीक है। यानी कि जैसे कैंसर हो गया है ना, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में आप दवा खाएं, परहेज़ करें तो वो कंट्रोल में रहती है लेकिन जाती नहीं है ना बेटा, तो ये क्रॉनिक डिजीज हो जाती है। तो ये डिजीजेज हैं, ठीक है। इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज भी होती हैं जो किसी माइक्रोब से होती हैं और किसी वेक्टर से फैलती हैं। वन अफेक्टेड पर्सन टू अदर हेल्दी पर्सन इज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीजेस, जैसे कि टाइफाइड है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस है, ये सब, कोविड है, ये सब इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं। सम डिजीजेज आर जो कि ट्रांसमिट नहीं होती हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इसका नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज, ठीक है। तो ये है। अब हम डिजीज़ के बारे में देखेंगे सबसे पहले। तो ये डिजीज, अब से सिम्टम्स समझ में आ रहा है ना बेटा, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स, ये बेटा कैरेक्टर्स होते हैं कुछ डिजीज़ के। हर डिजीज़ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं। उन प्रॉब्लम्स को देख करके, उनको महसूस करके हम पहचानते हैं कि डिजीज़ कौन सी, उनको हम बोलते हैं साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण जिनको हम बोलते हैं, आसान भाषा में कहें तो बीमारी के लक्षण, ठीक है। तो साइन और सिम्टम में भी थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन आप इनको सिनोनिमसली यूज कर सकते हैं। अगर सिम्टम और साइन पूछा गया है कुछ और 3-4 साइन और सिम्टम दिए हुए हैं, तो जो सही है किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में, तो आपको वो सिलेक्ट करना है, ये ध्यान नहीं देना है कि वो साइन है या सिम्टम है। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। साइन वो सिम्टम्स क्या होते हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, जिनको महसूस करते हैं। साइन वे होते हैं जो हमें दिखाई पड़ते हैं डायरेक्टली, जिनको हम पहचान सकते हैं देख करके। सिम्टम्स के बारे में आप झूठ भी बोल सकते हो, साइन के बारे में झूठ नहीं बोल। जैसे आपने कहा हमारा पेट दर्द कर रहा है, तो सिम्टम है, तो पता नहीं पेट दर्द कर रहा है कि तुम ऐसे ही कह रहे हो। तुमने कहा सर दर्द कर रहा है, तो हम कैसे मेज़र कर पाएंगे कि तुम्हारा सर दर्द कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तुम बताओगे तो हम जानेंगे, या तुम्हारा दर्द कर रहा होगा तो महसूस कर पाओगे, दिखा नहीं सकते हो। लेकिन किसी डिजीज़ में अगर लाल काले चकत्ते पड़ गए, स्पॉट्स पड़ गए हैं, स्किन येलो हो गई है, स्वेलिंग आ गई है, फीवर आ गया है, फीवर भी आप महसूस, आप मेज़र कर सकते हो थर्मामीटर से, या आप हाथ से भी देख सकते हो, टेम्परेचर पता चल जाएगा, है ना। तो ये फीवर हो गया, स्पॉट्स पड़ जाना, स्वेलिंग आ जाना, स्किन का कलर चेंज हो जाना, आइज़ का कलर चेंज हो जाना, आइज़ बल्ज आउट हो जाना, तो ये सब जो है वो साइन है। हेड एक होना, स्टमक एक होना, पेन होना किसी ऑर्गन में, ये सिम्टम्स, ठीक है। क्लियर है बेटा? अब पैथोजन क्या है बेटा? अच्छा बेटा, पैथोजन क्या होते हैं? पैथोजन का सीधा मतलब है बेटा डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म। ये कोई माइक्रोब हो सकता है, ये कोई एनिमल हो सकता है, कोई इंसेक्ट हो सकता है, कुछ भी। एनी ऑर्गेनिज्म विच कैन काज डिजीज इन आवर बॉडी इज कॉल्ड पैथोजन। एनी ऑर्गेनिज्म whether it can be insect, microbes, helminths or other animals which can cause disease in our body is called pathogen, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो सकता है बेटा? कोई माइक्रोब हो सकता है, माइक्रोब में बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई या उसके स्पोर्स हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, ये माइक्रोब्स हो गए, या हेलमेंथ हो गए। हेलमेंथ में बेटा टिनिया प्लेटी हेलमेंथीज है, एस्के हेलमेंथीज है,
ये सब भी डिजीज काज करते हैं। इसके अदर हैंड आप इंसेक्ट भी हो सकते हैं जो आप डिजीज आपको कॉज कर सकते हैं, ठीक है। और अदर एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म हम कहें या एनिमल्स कहें, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। ऑर्गेनिज्म का मतलब है कोई भी जीवित प्राणी, वो ऑर्गेनिज्म है। चाहे वो प्लांट हो, वायरस हो, फंजाई हो, कोई भी हो, उसको हम ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। यहाँ तक कि वायरस को भी ऑर्गेनिज्म ही कहा गया है। एनसीईआरटी कहती है वायरसेस आर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हालांकि ऑर्गेनिज्म वही है जो लिविंग होगा, लेकिन वायरस को नॉन लिविंग भी कहा है, ऑर्गेनिज्म भी कहा है। एनसीईआरटी कहती है तो हम उसको हमें मानना पड़ेगा, है ना। वायरसेस आर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हालांकि वो लिविंग है, वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हैं। हम इसके बारे में तुम्हें बता भी चुके हैं ना बेटा, कि जब तक वो नॉन लिविंग सब्सटेंस के साथ रहेंगे वो नॉन लिविंग जैसा बिहेव करेंगे। वो जब वो किसी लिविंग सेल में, लिविंग टिश्यू में इंटर कर जाएंगे तो वो लिविंग जैसे बिहेव करेंगे। लिविंग जैसे बिहेव करने का मतलब है वो मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देते हैं, वो अपने डीएनए का रेप्लिकेशन करना शुरू कर देते हैं। वो बाहर क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि उनके पास रेप्लिकेटिव मशीनरी नहीं थी। रेप्लिकेटिव मशीनरी का मतलब है वो सारे एंजाइम्स जो कि रेप्लिकेशन में यूज होते हैं वो उनके पास नहीं है, क्योंकि उनके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं है, क्योंकि उनके पास साइटोप्लाज्म नहीं है, क्योंकि उनके पास सेल नहीं है। वो तुम्हारी सेल में तुम्हारे साइटोप्लाज्म की, तुम्हारी रेप्लिकेटिव मशीनरी का यूज करते हैं अपना डीएनए को रेप्लिकेशन करने के लिए, अपना मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, ठीक है। तुम्हारी मशीनरी का यूज करके वो रेप्लिकेशन करेंगे। तुम्हारी मशीनरी का यूज करके वो ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, और तुम्हारी मशीनरी का यूज करके वो ट्रांसलेशन करके अपनी प्रोटीन बनाएंगे। इसलिए वो लिविंग जैसा बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। तो जो भी एंजाइम है बेटा, लाइगेज वगैरह, हेलिकेज वगैरह, डीएनए पॉलीमरेज, ये सभी एंजाइम को कलेक्टिवली हम रेप्लिकेटिव मशीनरी बोलते हैं ना, उनका यूज वायरस करते हैं। तो बाहर इसलिए ये नॉन लिविंग जैसे हैं, लेकिन ये नॉन लिविंग नहीं है, क्योंकि विजमान ने कहा है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लिक एसिड या प्रोटोप्लाज्म में से कोई भी एक चीज़ है तो वो लिविंग है ना बेटा। क्लियर है? अच्छा, अब इन्फेक्शन क्या है? इन्फेक्शन क्या है? इन्फेक्शन है बेटा एंट्री एंड ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी पैथोजन ये डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म है या माइक्रोब हम लिख दें बेटा? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? माइक्रोब्स लिख दें या हम इसको डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म लिख सकते हैं ना, या लिखे दें डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म। ये समझने के लिए है, आप इसको ना लिखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी पैथोजन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड इन्फेक्शन, ठीक है। तो बेटा इन्फेक्शन क्या है? किसी पैथोजन की एंट्री हो गई, ये भी इन्फेक्शन है। उसकी ग्रोथ होने लगी, उसका मल्टीप्लाई करने लगा हमारी बॉडी के अंदर, तो इसका मतलब उसका इन्फेक्शन हुआ है। अब वो डिजीज काज कर भी सकता है और डिजीज काज नहीं भी कर सकता। अगर हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करके डिस्ट्रॉय कर देता है तो वो डिजीज काज नहीं कर पाएगा। अगर हमारा इम्यून सिस्टम उसको ट्रैप नहीं कर पाता है तो वो डिजीज काज करेगा। लेकिन इन्फेक्शन तो हुआ है, वो डिजीज काज कर पाए या न कर पाए, एंट्री ही इन्फेक्शन है। एंट्री करके ग्रोथ कर रहा है तो भी इन्फेक्शन है, एंट्री करके मल्टीप्लाई करने लगा तो भी इन्फेक्शन है, ठीक है। और हमें तीनों को रोकना है, एंट्री को भी रोकना है, ग्रोथ को भी रोकना है और मल्टीप्लिकेशन को भी रोकना है, ठीक है। इसमें से क्या मिटाए? ये मिटाए, यही मिटाए, ये मिटाए बेटा।
एंटीजन क्या है बेटा? ये सब टर्मिनोलॉजी हमें समझनी है ना बेटा। एंटीजन क्या है? कोई पैथोजन आया बेटा, कोई भी पैथोजन, उस पैथोजन में कुछ खास स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ खास स्ट्रक्चर होते हैं, अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, जिन स्ट्रक्चर से, ये खास स्ट्रक्चर से जिनसे हमारा इम्यून सिस्टम इस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करेगा, ये एंटीजन कहा जाएगा। एंटीजन वो कोई सब्सटेंस हो सकता है जिसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करे। हु कैन जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एंटीजन। ठीक है, तो एंटीजन पूरा पैथोजन नहीं है। पैथोजन का वो पार्ट जिसको हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करके जिसके अगेंस्ट एक्टिव होता है, उसको हम एंटीजन बोलते हैं। ठीक है और इसको एज ए फॉरेन सब्सटेंस ट्रीट किया जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम इसको एज ए फॉरेन सब्सटेंस ट्रीट करता है, एंटीजन को। ठीक है बेटा, तो ये क्या है बेटा? ये है पैथोजन। ये क्या है बेटा? पैथोजन। और ये है एंटीजन। तो एंटीजन में लिखो बेटा, स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन पैथोजन which are recognized by our immune system are called antigen। ये कोई प्रोटीन हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर दूसरे वर्ड्स में हम कहें एंटीजन are substance which can produce immune response, which can produce immune response। क्लियर है बेटा? तो बेटा नॉर्मली एंटीजन को एज ए फॉरेन सब्सटेंस ट्रीट किया जाता है। ठीक है, और इनका एक खास स्ट्रक्चर होता है जो इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, और फिर इनसे फाइट करता है। क्लियर है बेटा? इसको इरेज करें। तो बेटा ये तो पूरा पैथोजन है, तो ये तो पूरा हार्मफुल है हमारे लिए। लेकिन ये एंटीजन जो है बेटा, वो ये स्ट्रक्चर है जिनको हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर रहा है। अगर ये हटा दिए जाएं तो इस पैथोजन को हमारा इम्यून सिस्टम पहचान नहीं पाएगा। ठीक है, इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले पाएगा, कोई भी एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर इस पैथोजन को हटाकर केवल एंटीजन ही डाल दिया जाए हमारी बॉडी के अंदर, तो पहचानेगा और इसके खिलाफ पूरी वही एक्टिविटीज़ करेगा। इसकी जो चाहे फेगोसाइटोसिस करनी हो, चाहे इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनानी हो, जो भी करना, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। वैक्सीनेशन जो किया जाता है, वैक्सीन ऐसे ही बनाई जाती है, वहाँ पर इनएक्टिव एंटीजन डाले जाते हैं। सेम स्ट्रक्चर है, देखने में तो लगेगा कि हाँ पैथोजन आ रहा है, लेकिन वो पैथोजन नहीं होता है, वो केवल एंटीजन होता है। ठीक है, जिसको पहचानना होता है, तो इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है। ठीक है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वो इनएक्टिव है, वो केवल एंटीजन है। एंटीजन हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, पैथोजन नुकसानदायक है। एंटीजन तो केवल चेहरा है, एंटीजन केवल फेस है। आप एंटीजन को कह सकते हैं एंटीजन इज द फेस ऑफ पैथोजन, जिससे हमें पहचानना होता है। हम चेहरे से ही तो पहचानते हैं ना, आधार कार्ड पे फोटो लगा है ना हम लोगों का, फोटो से ही पहचानते हैं। कोई हाथ दिखाए तो हाथ से पहचान पाओगे किसका हाथ है? नहीं ना, चाहे हाथ आप रोज़ देखते हो, लेकिन आप चेहरा देखोगे तो पहचान पाओगे। तो जो एंटीजन है, एंटीजन क्या है? फेस ऑफ पैथोजन है, फेस ऑफ पैथोजन है ये एंटीजन। ठीक है, ये रेस करें बेटा।
इम्यूनोजेन, इम्यूनोजेन क्या है बेटा? इम्यूनोजेन भी ऐसा सब्सटेंस है या स्ट्रक्चर है विच कैन प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स इन आवर बॉडी या टिश्यू या ऑर्गन। अब इम्यूनोजन क्या है बेटा? एंटीजन ही है एक तरह से। एंटीजन और इम्यूनोजन को हम सिनोनिमसली यूज कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। एंटीजन का भी वो पार्ट जिसे देख करके इम्यून सिस्टम पहचानता है वो इम्यूनोजन है। कोई एंटीजन अगर इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं भी कर रहा है तो वो एंटीजन है, लेकिन इम्यूनोजन नहीं है। इम्यूनोजन वो होगा जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस ही करेगा। सभी इम्यूनोजन एंटीजन है, लेकिन सभी एंटीजन इम्यूनोजन नहीं है। समझ गए ना बेटा? इतना क्लियर है ना बेटा? एंटीबॉडी क्या है बेटा? जो हमारे लिम्फोसाइट्स होती हैं, खासतौर से विटामिन जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो बेटा लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस सम ग्लाइकोप्रोटीन। वो स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं बेटा जो बेटा एग्लूटिनेशन करती हैं विद एंटीजन के साथ, विच बाइंड्स या उनके साथ फाइट करना कह लो, बाइंड करना कह लो, एग्लूटिनेशन करना कह लो, ठीक है, या रिएक्ट करना, ये सब बाइंड से लिखो, बाइंड्स विद एंटीजन, ठीक है, ये कही जाती है एंटीबॉडी। और वे बेटा अगेंस्ट एंटीजन के बनती है, फॉर्म्ड या प्रोड्यूस अगेंस्ट एंटीजन, ठीक है। एंटीबॉडी एंटीजन के साथ रिएक्शन करती, ठीक है। इनको हम बेटा इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम AB कहेंगे या IG भी कहेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। और एंटीजन को हम क्या कहेंगे बेटा? एंटीजन को शॉर्ट में AG कहेंगे या इम्यूनो नहीं, एंटीजन को AG ही शॉर्ट में कहेंगे। तो इसका जो रिएक्शन है बेटा, एंटीबॉडी जब प्रोड्यूस होगी बेटा तो एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा आपस में, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे एग्लूटिनेशन। क्या बोलेंगे बेटा? एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन बोलेंगे, ठीक है बेटा। एग्लूटिनेशन क्या है? यहाँ पे लिखो, क्या है? एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन क्या कहा जाएगा बेटा? एग्लूटिनेशन, ठीक है बेटा।
ठीक है। सेरोलॉजी क्या है बेटा? सेरोलॉजी जब अभी हम इसके बाद ही सीरम के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, पहले सुन लो सीरोलॉजी क्या है। सीरोलॉजी में ये बेटा ब्रांच है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द रिएक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। जो एग्लूटिनेशन है इसी की स्टडी सेरोलॉजी कहलाती है। और एग्लूटिनेशन क्या है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। तो द स्टडी, तो क्या है? द स्टडी ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन या स्टडी ऑफ एग्लूटिनेशन इज कॉल्ड सेरोलॉजी। ठीक है बेटा, ये है क्लियर है? इरेज करें बेटा। अब देखते हैं सीरम क्या है। अभी हम लोग इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे ना बेटा, तो एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम केवल टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं इसकी। सीरम क्या है बेटा? एक्चुअली सीरम होता है ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर एंड विदाउट आरबीसी, कॉल्ड सीरम। क्या होता है, जब हम कोई एंटी वेनम तैयार करना चाहते हैं तो हमें सीरम बनाना पड़ता है। जैसे हमने एक स्नेक वेनम को थोड़ी सी उसकी क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी, मिजरेबल हॉर्स में इंजेक्ट कर दी हमने, ठीक है। और तो हॉर्स क्या करता है, उसके एंटीबॉडी बनाने लगता है। अब उसके ब्लड में उसके एंटीबॉडी है, ठीक है। अब उसका ब्लड हम निकाल लेंगे, किसका? घोड़े का, ठीक है। वो निकाल करके उसके क्लॉटिंग फैक्टर को अलग करेंगे, आरबीसी को अलग करेंगे, तो वो उसका प्लाज्मा विद एंटीबॉडी जो उसमें बने हैं वो उसको हम बोलेंगे सीरम। तो उसको हम एज ए एंटी वेनम ट्रीट करेंगे। इस तरह एंटी वेनम, एंटी टेटनस, एंटी रेबीज़, हम बहुत से सीरम तैयार कर लेते हैं, ठीक है बेटा। ह्यूमन में क्यों नहीं करते इसको? क्योंकि कोई ह्यूमन नहीं करने देगा रिसर्च अपने ऊपर, ऐसी खतरा है, रिस्क है ना बेटा। दूसरा, आरबीसी बनाने में, एंटीबॉडी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। मान लीजिए स्नैक बाइट किया किसी को, तो उसमें ऐसा नहीं कि एंटीबॉडी नहीं बनेंगे, बनेंगे। उसके एंटीबॉडी बनने में 3-4 दिन 5 दिन लग जाते हैं, और 1-2 घंटे में तो वेनम अपना काम शुरू कर देता है। तो आदमी की डेथ हो जाती है। ना हो डेथ तो वो एंटीबॉडी बना सकता है, ह्यूमन बॉडी में भी बन सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं है, ठीक है। घोड़े में भी टाइम उतना ही लगता है, 3 दिन 4 दिन, उसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लगभग उतना लग जाएगा। लेकिन हम उसमें बहुत ही कम क्वांटिटी को डालते हैं कि वो उसको इफ़ेक्ट ना कर सके, घोड़े को मार ना सके, बस इतना कि एंटीबॉडी बनने लगे, इतना डालते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स उसका हो जाए, लेकिन वो घोड़ा मरे ना, ठीक है। तो वो जब बनने लगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अगर बहुत कम क्वांटिटी में डाला जाए कि ह्यूमन की डेथ ना हो, तो एंटीबॉडी बनेगा, टाइम लगेगा लेकिन बनेगा, एंटीबॉडी बन जाएगी। लेकिन ये थोड़ा सा एनिमल्स पे करना इजी होता है, कर लिया जाता है ना। और फिर उसका जब वो एंटीबॉडी बन जाते हैं, तब उसका ब्लड निकाल करके, कितना ब्लड निकाला जाता है, ऐसा नहीं कि पूरा ब्लड निकाल लो, घोड़ा ही ना रहे। जितना हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं जैसे, वैसे ही वो घोड़े का ब्लड निकाला जाता है कि उसको कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। और फिर इस तरह से उससे बहुत सारे सीरम तैयार किए जाते हैं ना। तो वही अगर किसी को सांप काटता है तो उसको दिया जाता है, ठीक है। वेनम क्या होता है बेटा? वेनम क्या होता है? पॉइजन, विष, जहर, ठीक है। तुम तो बेटा पर्यायवाची बता रहे हो। वेनम क्या होता है बेटा? वेनम होता है टॉक्सिक सब्सटेंस
substance released by any animal और insect। तो रिलीज बाई कैसे, बाइट करने पर, बाइट, रिलीज बाई बाइट ऑफ एनी एनिमल, जैसे स्नेक है एग्जाम्पल, और इंसेक्ट जैसे स्कॉर्पियन है एटसेट्रा। और एटसेट्रा। फिर टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज बाय बाइट ऑफ एनी एनिमल और इंसेक्ट एटसेट्रा। एनिमल का एग्जाम्पल स्नेक और इंसेक्ट स्कॉर्पियन, हनी बी, ये सभी टॉक्सिक सब्सटेंस ही रिलीज करती है ना बेटा। तो बेटा एक चीज़ और ध्यान दो, जितने भी माइक्रोब्स हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, कोई भी हो, जब भी वो हमारी बॉडी के अंदर आता है, डिजीज़ काज करता है, तो वो बॉडी की सेल्स को लाठी लेकर नहीं मारता है, वो टॉक्सिक सब्सटेंस ही रिलीज़ करता है। उसके आने से हमें कोई नुकसान नहीं है। नुकसान है जब वो अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, उस समय वो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करता है। न्यूट्रिशन लेगा हमारी बॉडी से, मल्टीप्लाई करेगा हमारी बॉडी में, और जो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करता है उनसे हमें नुकसान होता है। टिटनेस का बैक्टीरिया है, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करता है, और जितने भी हैं, जैसे कि तुम्हारा ट्यूबरक्लोसिस है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, लंग्स में जाएगा तो कुछ केमिकल, जिनको ट्यूबरकुलिन बोलते हैं, ट्यूबरकुलिन, ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करेंगे जो हमारे लंग्स को डैमेज करेंगे। ठीक है, तो वो उन केमिकल्स की वजह से प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो उनसे तो इसीलिए इन माइक्रोब्स को कंट्रोल किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है कि ये मल्टीप्लाई ना कर पाएँ और वो केमिकल रिलीज़ ना कर पाए जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, वेनम भी वही है। तो वेनम का थोड़ा सा ये बड़ा रूप है, ज़्यादा अमाउंट में होता है, तुरंत असर दिखाता है। सांप काटेगा तो ज़्यादा अमाउंट में टॉक्सिक सब्सटेंस होगा, तो वो भी हमारे बॉडी टिश्यू को इफेक्ट करता है। सांप में क्या होता है, वेनम में वैसे तो प्रोटीन का ही बना होता है, अगर सांप का जहर पी लिया जाए तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा इंटेस्टाइन में बड़े आराम से, लेकिन आंत में कोई अल्सर नहीं होना चाहिए। मुंह में पूरी एलिमेंट्री कैनाल में से छाला निकला पड़ा हुआ है, ठीक है, घाव है कहीं, तो वो ब्लड के संपर्क में आएगा। अगर स्नेक वेनम ब्लड के कांटेक्ट में ना आए तो वो हमें अफेक्ट नहीं कर पाएगा, और उसको अगर पी भी लिया जाए तो भी वो हमें अफेक्ट नहीं कर पाएगा। बस शर्तें क्या होना चाहिए, इंटेस्टाइन में कोई अल्सर, कोई घाव, कोई भी इंजरी नहीं होनी चाहिए जिससे वो ब्लड के कांटेक्ट में आ जाए। प्रोटीन का बना हुआ है, प्रोडियोलाइसिन्स, प्रोटोसाइटोलाइसिन्स, कार्डियोटॉक्सिन्स, न्यूरोसाइटोलाइसिन्स, ऐसे बहुत से वेनम हैं अलग अलग स्नेक के अंदर जो कि प्रोटीन और कुछ ग्लाइकोप्रोटीन के, प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, जो हमारे बॉडी के अलग अलग तरह से, जैसे न्यूरोसाइटोलाइसिन से वो नर्वस सिस्टम पर अटैक करेगा, कार्डियोटॉक्सिन हार्ट बीट को स्टॉप कर देता है ना। ऐसे बहुत से स्नेक हैं तो वो अलग अलग काम करते हैं, लेकिन वो काम कर तो वेनम ही रहा है ना बेटा, है ना। तो वही वेनम है जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस है। इस टॉक्सिक सब्सटेंस की स्टडी हम टॉक्सिकोलॉजी में करते हैं। एक ब्रांच है बायोलॉजी की, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच विद डील्स द स्टडी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इज कॉल्ड टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी क्या कहेंगे बेटा, टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स द स्टडी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इज कॉल्ड टॉक्सिकोलॉजी। तो वेनम हो गया। सीरम क्या है, सीरम क्या है बेटा, सीरम है ब्लड विदाउट आरबीसी एंड विद, रुको, विदाउट आरबीसी एंड क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉट नहीं होना चाहिए ना बेटा, क्लॉटिंग फैक्टर एंड विद लिम्फोसाइट, या WBC ही लिखते हैं ना। इसमें WBCs होते हैं, जो एंटीबॉडी बने हैं वो इसमें होंगे, RBC नहीं होगा, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होंगे, इसको बोलेंगे सीरम। कैसे तैयार किया था वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया ना बेटा, आगे हम सीरोलॉजी में और डिस्कस करेंगे, अभी एक टर्मिनोलॉजी है। तो ये है सीरम, ये है वेनम, ठीक है।
सीरोलॉजी बता दिया बेटा, है ना, क्या होती है सीरोलॉजी? ठीक। तो अब इसके बाद देखेंगे बेटा हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी पढ़ेंगे, है ना बेटा। इम्यूनिटी के कुछ टर्म्स देख लेते हैं, फिर हम आएंगे डिजीज कौन कौन सी होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। एंटीजन एंटीबॉडी हम लोग समझ गए ना बेटा। एग्लूटिनेशंस क्या होता है वो समझ गए, ठीक है। और अब देखते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी होती क्या? अच्छा बेटा, इम्यूनिटी क्या होती है बेटा? इम्यूनिटी, हाँ दो, हाँ ये जो आपकी पावर ऑफ फाइटिंग होती है अगेंस्ट माइक्रोब्स, अगेंस्ट पैथोजेंस, इसको बोलते हैं इम्यूनिटी, ठीक है। जो हमारी बॉडी में कुछ सेल्स हैं, कुछ बैरियर्स हैं, कुछ सिक्रेशंस हैं, वो सब मिलके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं अगेंस्ट अगेंस्ट पैथोजन। तो ये क्षमता, ये एबिलिटी, ये क्षमता, ये एबिलिटी इम्यूनिटी कही जाती है, और ये पूरा सिस्टम इम्यून सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो इम्यूनिटी तो समझ गए ना बेटा। एबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी इज कॉल्ड इम्यूनिटी, एंड द होल सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर दिस फंक्शन, या इन्वॉल्व इन दिस फंक्शन। किस फंक्शन में? इम्यूनिटी में, इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी, और इसमें हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड